हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स कवर हैं। ये वीडियो काफ़ी है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ न्यू बिजनेस। कि हम एक नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं और उसको प्रॉफिट बनाते हैं उसमें से, और इसके साथ ही हम रिस्क भी लेते हैं। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक बिज़नेस को मैनेज करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं और हम उससे प्रॉफिट कमाते हैं, साथ साथ रिस्क भी लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस है तो रिस्क होता ही है। इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। मतलब कि हम अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कि कहाँ हम कैसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, किस चीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ से लोग, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसके हिसाब से फिर हम ऑर्गेनाइज करते हैं रिसोर्सेज को। आपका पैसा हो गया, लैंड होगी, आपके रॉ मटेरियल हो गया, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इससे क्या करते हैं, हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, थ्रू इनोवेशन। जो पर्सन इन सब चीज़ों को करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एंड इनोवेशन में हेल्प करती है। हमारे देश की तरक्की होती है अगर लोग बिजनेस करते हैं, जॉब क्रिएशन होती है, क्योंकि आजकल क्या है, हर कोई जॉब कर रहा है, जॉब करना चाहता है। पर जो अगर आप बिज़नेस करते हो तो उससे क्या होता है कि आप तो खुद पैसा कमाओगे ही, साथ में इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट होगा। उसके बाद लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी जो आपके अंडर में काम करेंगे। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होता क्या है, वही प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, मैनेजिंग करना और कंट्रोलिंग बिजनेस वेंचर। ये हो गया आपका एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं लैंड को, जो आपकी ज़मीन है, लेबर को, कैपिटल को, पैसे को, टेक्नोलॉजी को, इन सब को मिला के वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि आप पैसे का इस्तेमाल करोगे अपने, आप लैंड का इस्तेमाल करोगे, लेबर का इस्तेमाल करोगे, इन सब का यूज़ करके आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे या कोई सर्विस दोगे। सर्विस में जैसे हो गया कार क्लीनिंग सर्विस हो गई, एसी की सर्विस हो गई, ऐसी सर्विसेज जिसमें आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप सर्विस देते हो। टीचिंग की हो गई, ये सब चीज़ें। एग्जाम्पल, स्टार्टिंग अप जिम, क्लोथिंग ब्रांड, ऑनलाइन बिजनेस, ये क्या होगी, ये एंटरप्रेन्योरशिप के आपके बिजनेस के कुछ एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद करते हैं थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या क्या थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। पहला है इनोवेशन थ्योरी, जो कि जोसेफ स्कम्पीटर के द्वारा दी गई थी। सो इनोवेशन थ्योरी में क्या बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बेस्ड ऑन इनोवेशन एंड न्यू आइडियाज़। कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये एक इनोवेशन के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो भी एंटरप्रेन्योर होता है वो नया कुछ आइडिया लेके आता है, कोई नई इनोवेशन लेके आता है, उसको ही एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है। यही एक थ्योरी है कि भाई कोई नया बिजनेस आइडिया लेके आएगा तभी तो वो चलता है। अब आप खुद सोचो, आप मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो पहले से ही 50-60 लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उससे आप भी उसी फील्ड में चले जाओगे, हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिके ना बिके, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनोवेशन थ्योरी क्या कहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो बेस्ड ऑन इनोवेशन होती है, कि कुछ नई इनोवेशन, कुछ नई चीज़ लेके आते हो या कोई नया आइडिया लेके आते हो मार्केट के अंदर, उसको इनोवेशन थ्योरी बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड्स, न्यू मार्केट और न्यू सोर्सेज ऑफ सप्लाई। सो इससे क्या होता है, इनोवेशन थ्योरी के अंदर की जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए प्रोडक्ट लेके आते हैं, नए मेथड यूज़ करते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो कोई ऐसी मशीनरी बना डाले कि जो पहले 1 घंटे में काम कर रही थी अब वो 10 मिनट में ही काम करके दे रही है। सो ये भी तो एक नया प्रोडक्ट है कि पहले जो मशीन दूसरा काम कर रही थी वो बहुत जल्दी कर रही है। इनोवेशन लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। सो इनोवेशन थ्योरी से क्या होता है, इकोनॉमिक का डेवलपमेंट भी होता है और ग्रोथ भी होती है। सेकंड थ्योरी है रिस्क बियरिंग थ्योरी, ठीक है। आप इनके जिन्होंने थ्योरी दी है उनका नाम भी लिख सकते हो, वरना आप ये भी लिख के आ जाओगे, इतना लिख के आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर नाम लिख दोगे तो वो ये है कि थोड़ा और इफेक्टिव लगेगा कि हाँ भाई बच्चे को बहुत ज़्यादा आता है ऐसा करके। सो रिस्क बियरिंग थ्योरी क्या कहती है, एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो रिस्क लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बिजनेस में रिस्क लिया जाता है। दे बाय गुड्स एट सर्टेन प्राइस, की एक सर्टेन प्राइस पे वो गुड्स बाय करते हैं और अनसर्टेन प्राइस पे गुड को सेल करते हैं। अब ऐसा क्यों कहा है इसमें कि अनसर्टेन प्राइस पे सेल करते हैं, कि भाई खरीद तो उन्होंने एक प्राइस पे लिया पर उनको ये नहीं पता ये सामान बिकेगा
कितने में बिकेगा। वो टारगेट तो लेके चलेंगे कि हम 500 में ख़रीद के 800 में बेचेंगे, पर कस्टमर बार्गेनिंग भी कर सकता है। हो सकता है कि जो सामान वो सेल कर रहा हो उसके 50 और ज़्यादा सेलर्स बैठे हो मार्केट में, उसकी वजह से क्या होगा, वो और ज़्यादा वो हो जाएगा कि भाई और बैठे हैं तो कहीं और से ख़रीद लेगा, तो उसका जो प्रॉफिट का टारगेट है वो भी कम हो जाएगा। सो रिस्क थ्योरी के अंदर क्या होता है, रिस्क बियरिंग थ्योरी के अंदर जो गुड्स होते हैं वो सर्टेन प्राइस पे बाय करे जाते हैं पर अनसर्टेन प्राइस पे सेल करे जाते हैं। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। सो जो प्रॉफिट होता है वो एक रिवॉर्ड होता है कि आपने रिस्क लिया तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो ये रिस्क बियरिंग थ्योरी है। ठीक है, आगे करते हैं। थर्ड है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। सो फ्रैंक नाइट के द्वारा ये दी गई है। इसमें क्या कहा जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना वो फ्यूचर सिचुएशन से अनसर्टेनिटी से डील करते हैं। मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो जाता है उनके बिजनेस के साथ। हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी ला दी कि भाई ये जो बिज़नेस हैं जो ऐसा काम करते हैं उनको टैक्स लगाया जाए उन पे, या कोई अल्कोहल का या टोबैको प्रोडक्ट्स का काम करते हैं इस पे बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी या टैक्सेस लगाए जाएँ। तो उससे क्या होता है उनके प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है, पूरा बिज़नेस भी बंद हो जाता है बहुत बार। कोई वॉर की सिचुएशन आ गई, जैसे इज़राइल ईरान वॉर चल रही है, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिचुएशन में आ जाते हैं और कुछ भी हो जाता है उनके बिज़नेस के साथ, बंद भी हो जाते हैं, बहुत ख़त्म हो जाते हैं एकदम। प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस डिसीजन। सो यही है कि प्रॉफिट एक ऐसा रिवॉर्ड है जब आप इस अनसर्टेनिटी सिचुएशन को डील कर लोगे, इससे अच्छे से हैंडल कर लोगे और अच्छे डिसीजन बना लोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वरना फिर आपको क्या होगा, रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। सो ये होती है अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी। फोर्थ है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस। आप एक चीज़ सोचो कि अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप उसको इसलिए करोगे कि कल को मैं उसमें 5 लाख डालूँ और परसों को सारा डूब जाए, परसों को सारा लॉस हो जाए, नहीं ना। आप किस लिए करते हो कि भाई मुझे अचीव करनी है सक्सेस, मैं बिज़नेस ही इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसा कमाना है, बिज़नेस में पैसा बनता है। सो ये होती है कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना उनके अंदर नीड फॉर अचीवमेंट होता है कि हमें अचीवमेंट करनी है, हमें नीड है, ठीक है, अचीवमेंट्स की। सो ये होता है पीपल विद हाई अचीवमेंट मोटिवेशन आर मोर लाइकली टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। जैसे कि जिन लोगों के अंदर ये होते हैं ना, बहुत डिज़ायर होते हैं कि मुझे बिज़नेस ही करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, या बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे घर में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, वो ही एंटरप्रेन्योर बन पाते हैं। वरना जिनको लग रहा है कि भाई ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई नहीं, जॉब बढ़िया चल रही है, क्या दिक्कत है, वो एंटरप्रेन्योर कभी नहीं बनते। वो सोचते भी हैं बनने का पर नहीं बन पाते क्योंकि वो उनके अंदर वो डिज़ायर नहीं है चीज़ों को पाने की। सो ये होता है नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है सोशोलॉजिकल थ्योरी। इसमें क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल इन्वायरमेंट, कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशन। तो इस थ्योरी के अंदर ये होता है कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो आपके सोशल इन्वायरमेंट, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, किसकी फैमिली बैकग्राउंड से, उसके ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है, उसके ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप चलती है कि आप कैसा बिजनेस ओपन करोगे। सो ये कल्चर, फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आपकी फैमिली अगर किसी बड़े बिज़नेस में है तो आप बड़ी बिज़नेस करना चाहोगे, या फिर आपकी फैमिली जो है वो किसी दूसरी चीज़ों में अच्छी, उनके हिसाब से आप करते हो, या आपका एजुकेशन का लेवल कितना है। अगर एजुकेशन लेवल कम है तो उस हिसाब से आप छोटा बिज़नेस करोगे, या बड़ी एजुकेशन है कोई हाई रिस्किंग मार्केट्स का या फिर इन्वेस्टिंग का, फाइनेंस का, सो आप एक बड़ा बिज़नेस करोगे। सो यही होता है सोशोलॉजिकल थ्योरी कि आपकी जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप कैसे एंटरप्रेन्योर बनोगे। आगे करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। क्या क्या क्वालिटी होती हैं, आप आंख बंद करो और सोचो कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, उसके अंदर वो रिस्क लेता है, वो इनोवेटिव होता है, उसके अंदर लीडरशिप टाइप की एबिलिटीज़ होती हैं, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होती हैं, और क्या हो सकता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वालिटीज़ होती हैं कि रिस्क लेता है, वो इनोवेशन होती है उसके अंदर कि वो नए आइडियाज़ आते हैं उसे बहुत ज़्यादा, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, तभी वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बन पाता है। क्योंकि जब वो कहीं जाएगा उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा कि भाई ये हो नहीं सकता या ये बिज़नेस थोड़ा मुश्किल है करना, तो जब उसे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो कैसे करेगा। हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं, बहुत बार काम बहुत देर देर तक करते हैं, ये नहीं कि खुद की आराम से लौटे रहो, कुछ करना नहीं है,
बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के भी होते हैं, ठीक है। गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होता है कि हमें कुछ ना कुछ गोल अचीव करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी होती है। सो ये सारे जो होते हैं ट्रेड्स और क्वालिटीज़ होते हैं एंटरप्रेन्योर की, आ जाती हैं। आसान भी है, आप आंख बंद करके ऐसे सोच लोगे कि भाई एक एंटरप्रेन्योर, आप खुद सोचो आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हो, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये होती हैं ट्रेड्स या फिर क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सो अलग अलग टाइप के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके बिहेवियर, बिजनेस स्टाइल और इनोवेशन के ऊपर इसको डिफाइन करा गया है अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स को। सो पहले होते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। सो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि जो ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये नए आइडिया, नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं मार्केट में, कुछ पुराना कॉपी नहीं करते। इनका जो फोकस होता है वो इनोवेशन और क्रिएटिविटी पे फोकस रहता है। हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। पीपल स्टार्टिंग न्यू टेक स्टार्टअप्स के आजकल बहुत AI टेक इन सब का चल रहा है, तो वो नए नए स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। सो जो नया प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट में एकदम नया, बिल्कुल अलग, उसको इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। सेकंड है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये कौन से होते हैं? ये कुछ भी कोई नया आइडिया क्रिएट नहीं करते, वही बस पुराना कॉपी पेस्ट करते हैं और बस उसी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर देते हैं। कि जैसे कोई सपोज़ कोई कूलर है या AC है, AC में ही क्या करेंगे, कोई नई AC कंपनी खोल देगा और जो पुराने वाली AC है उसमें क्या कर देगा कि नई टेक्नोलॉजी लगा देगा कि भाई आपकी ये पुरानी AC क्यों यूज़ कर रहे हो, नई टेक्नोलॉजी वाली करो। उसमें कोई AI फीचर डाल देगा या फिर ऐसा कर देगा कि भाई वो रूम टेम्परेचर को अपने आप समझ के कि कितना है, वो अपने आप ही चल जाया करेगी कि भाई आप आने वाले हो, उसी हिसाब से वो चल जाया करेगी ताकि जब भी आप आओ तो रूम आपको ठंडा मिले। सो ऐसी कुछ नई टेक्नोलॉजी डाल के, पर AC तो सबको पता है भाई, सब यूज़ करते हैं, क्या है वो, ऐसा थोड़ा ना कुछ जादूगिरी कर दी कि भाई एक छोटा सा डब्बा सा बना दिया, बिल्कुल एक मतलब माचिस के जितना, उसको रखो और पूरा रूम ठंडा। ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, है ही उतनी ही साइज़ की, है ही वही AC, बस थोड़े से फीचर चेंज कर देते हैं और उसी प्रोडक्ट को कॉपी करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग ब्रांड से और अलग अलग फीचर्स के साथ। इसको बोलते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट है फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। सो ये कौन से होते हैं? आप ये समझो एक एग्जांपल की तरह कि आपकी एक क्लोथ्स की शॉप है, ठीक है, और आप कपड़े सेल करते हो, आपकी बड़ी सी दुकान है, बहुत बड़ी सी। अब दूसरे जो लोग हैं ना, जो आपके कॉम्पिटिटर्स में, कंपटीशन में हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन के थ्रू भी सेल कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को वहाँ लिस्ट करवा लिया है। अब आप क्या करोगे, एकदम से उसमें ज्वाइन ना करके आप देखोगे कि भाई दूसरों का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि उसमें फिर वो उनको लाना पड़ता है, प्रिंटर लाना पड़ता है, डिलीवरी का ही देखना पड़ता है, खर्चा आ जाता है। सो ये सब ना करके आप पहले देखते हो कि भाई इनका काम कैसे चल रहा है। अब आपने देखा कि काम बहुत बढ़िया चल रहा है, सो आपने क्या करा, आपने भी फिर वो स्टार्ट कर दिया। सो ये होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स की, जो थोड़े कॉशियस होते हैं चीज़ों को लेके। जब दूसरों को देख लेते कि भाई दूसरे का काम सही चल रहा है, तब ये उसमें एंटर करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि रेस्टोरेंट का, कि भाई जो दूसरे होते हैं रेस्टोरेंट, उसमें क्या है कि वो सारे लिंक हो रखे हैं ज़ोमैटो स्विगी के साथ। अब होते क्या है, उनके ऑर्डर्स वहाँ से आ जाते हैं। अब एकदम से ज्वाइन ना होके, ठीक है, ये क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि भाई उसके पास तो ज़ोमैटो स्विगी से काफ़ी ऑर्डर आते हैं, तो वो क्या करेगा, फिर वो खुद भी ज्वाइन करा लेगा। एकदम से ज्वाइन नहीं होता वो पहले दूसरों को देखेगा कि दूसरे का काम कैसा चल रहा है। ये होते हैं फेबियन एंटरप्रेन्योर्स। फोर्थ है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। रेजिस्ट चेंज एंड कंटिन्यू ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड इवन इफ बिजनेस सफर्स, दे डू नॉट ईजिली अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। यही होते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जो पुराने मेथडों के थ्रू, जो पुरानी टेक्नोलॉजी ये सब यूज़ करते। जैसे नोकिया था, वो पुराने फ़ोनों को ही सोच रहा था कि वही बिकेंगे, वही चलेंगे, बट नई टेक्नोलॉजी आ गई, पूरा चेंज ही हो गया, ठीक है। सो उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, तो उन्होंने सफ़र किया। फिफ्थ है सोशल एंटरप्रेन्योर्स। ये क्या होते हैं, ये फोकस ऑन सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स रेदर देन ओनली अर्निंग प्रॉफिट्स। सो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इनका मेन फोकस रहता है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। जो इन सब चीज़ों पे काम करते हैं उनको सोशल एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं। सिक्स्थ है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो कि बिजनेस ऐसे जो वुमेन के द्वारा ओन करे जाते हैं। इससे क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट आती है। दूसरी जो वुमेन्स होती हैं वो भी देखती हैं कि भाई जब ये लड़की, ये औरत ये बिज़नेस कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो ये सारी चीज़ें थॉट प्रोसेस आते हैं, उससे फिर वो जो दूसरी लड़की होती है, वो जो दूसरी वुमेन होती है, वो भी बिज़नेस करने का सोचती है और वो भी कुछ करके दिखाती है लाइफ में। किससे इंस्पायर होके, वुमेन एंटरप्रेन्योर से इंस्पायर होके।
सेवन्थ है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, नाम से ही पता चल रहा होगा जो छोटा बिजनेस संभालते हैं, जिसमें कैपिटल भी कम लगती है और छोटे स्केल का बिजनेस होता है, रिसोर्सेज भी कम लगते हैं, जैसे कि शॉप्स हो गए, सलून्स हो गए, जिम्स हो गए, कि भाई जो शॉप्स और सलून जिम होते हैं सारे छोटे छोटे लोग ही संभालते हैं, छोटे छोटे बिजनेस वाला जो होते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वो संभालते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली फाइनेंशियल, पैसा नहीं होता उसको, भाई लोन नहीं मिलता, टाइम पे इन्वेस्टमेंट नहीं मिलती, ऊपर से जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है जॉब करने जाता है, अब जॉब में इतना पैसा नहीं मिलता कि वो एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सके, और जब वो पैसा कमा लेता है बिजनेस कर लेता है, ठीक है, मतलब जॉब से पैसा कमा के बिजनेस स्टार्ट करने का सोचता है, फिर वो अगर उसमें कुछ फेलियर हो जाता है तो उस पर इतना बड़ा लोन कर्जा हो जाता है या फिर बहुत बड़े उसमें चला जाता है लॉस में, तो वो कभी रिकवर कर नहीं पाता, और बंदा फिर क्या करता है, दोबारा जॉब पे चला जाता है, और फिर वो कभी बिजनेस करने का सोचता भी नहीं है पैसे की वजह से। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर नहीं है कि भाई अच्छे एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। मार्केट कंपटीशन हो गया है कि हर जो बड़ी कंपनी है वो हर फील्ड में, आप देखो कि एक बड़ी कंपनी बिस्कुट बना रही है, कॉफ़ी बना रही है, नमकीन बना रही है, हर चीज़ कर रही है, वो सब कुछ कर रही है। सो बड़ी कंपनी से कंपटीशन बहुत मिलता है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि भाई सोच तो लेते हैं बिजनेस स्टार्ट करना है, पर कुछ नहीं सोचते, कि ना लिखते कि भाई कहाँ से क्या होगा, कैसे सामान कहाँ बिकेगा, किसको बेचेंगे, कहाँ जाएगा, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, कुछ भी प्लान नहीं होता, बस सोच लिया कि भाई यहाँ का भी बिज़नेस करना है तो कुछ भी कर बैठते हैं। सो ये भी बहुत दिक्कत हो जाती है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन, लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं, एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, उसके लिए भी फिर फीस जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे आप खुद पढ़ सकते हो, 3-4 पॉइंट नाम में आपको सब समझ में आ जाएगा, ये भी आ सकता है कर लेना, सब वैसे आसान ही है, कर लोगे आप। आगे करते हैं। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। सो ये होता क्या है? मीन्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, कि भाई उनकी स्किल्स को डेवलप करा जाता है, नॉलेज को डेवलप करा जाता है, ताकि वो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकें। इट हेल्प्स पीपल टू स्टार्ट एंड मैनेज देयर ओन बिजनेस वेंचर। इससे क्या होता है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। अब आप खुद सोचो कि आपको कोई सिखाए कि बिज़नेस कैसे स्टार्ट करना है, क्या लाइसेंस चाहिए होता है, किस फील्ड में कैसे काम होता है, सो आप भी एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। वरना आपको कुछ नहीं पता तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। सो इसका यही मकसद होता है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके? टू encourage people to start new business, to develop entrepreneurial skills and qualities, to increase employment opportunities, to promote innovation and creativity, to help in balanced regional development। सो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके। आगे करते हैं। नेक्स्ट है रोल एंड फंक्शंस ऑफ सपोर्ट इंस्टीट्यूशन। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है इनके नाम आप पूरी फुल फॉर्म भी याद रखना और इनकी शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ SSDO। ठीक है, सो ये क्या होता है आपको नहीं पता, अगर इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी तो आप क्या लिख के आओगे। सो अच्छे से कर लेना, ये आता है, इम्पोर्टेंट है। SIB स्मॉल इंडस्ट्री बोर्ड। सो ये होता क्या है? इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज़ फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़, कि भाई स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए पॉलिसी बनाओ, उनको थोड़ा हेल्प करो, सब्सिडी दो, उनको सपोर्ट करो। प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस, क्योंकि बड़े बिजनेस जो मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, अडानी है, ये सारी कंपनी है, ये सारी तो पहले से डेवलप है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, इनमें पहले से बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हैं। ज़रूरत किसको है? जो छोटे बिजनेस हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस है, जिन्होंने एक बिजनेस ने 10-10, 20-20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, या 4 लोगों को भी दे रखी है, वो भी छोटा बिजनेस है भाई, वो भी तो हेल्प कर रहा है उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में। सो इनको हेल्प करो। इनकरेज एंटरप्रेन्योर्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वही, अब आप खुद सोचो, आप एक बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी नहीं लगा सकते, तो आप एक छोटा बिजनेस तो स्टार्ट करोगे, इसीलिए ये बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बिजनेस को हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट है CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज़, की साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके उसमें ये
सामान बनाती है, आपका कोई भी केमिकल जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज़ होते हैं वो उन सब चीज़ों में हेल्प करती है। अगर किसी कंपनी को हेल्प चाहिए कि भाई हमें कुछ बनाना है प्रोडक्ट, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए या कोई मशीनरी चाहिए जो बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, टेक्नोलॉजिकल है, ये ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ में हेल्प करती है। नेक्स्ट है SSDO, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, टेक्निकल एंड मैनेजरल सपोर्ट, हेल्प प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। कि भाई एक छोटा बिजनेस है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं क्वालिटी कैसे इंप्रूव करूँ, तो वो इस बोर्ड के पास जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगा और ये इसकी हेल्प करेगी उसको काम को करने में। असिस्ट एंटरप्रेन्योर्स इन मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये मार्केटिंग में भी हेल्प करेगी। अब जैसे आप हो, आपको हेल्प चाहिए कि भाई मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मुझे मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए कि मेरा बिज़नेस जो है वो भी एक दो गांव में चल रहा है, मुझे उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, या एक दो शहर में चल रहा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, मैं कैसे करूं? तो आप क्या करोगे, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओगे और ये आपको मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के बारे में समझाएगी, आपको बताएगी कि आप कैसे कर सकते हो उस काम को। सो ये होता है SSDO, स्मॉल स्केल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है SISI, स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स। सो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ना स्मॉल स्केल से ही आ रहा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट, वही सेम सही है, बस थोड़े बहुत पॉइंट आप थोड़े से बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, बाकी हर एक में वही लिख सकते हो आप आराम से, थोड़ा बहुत और चेंज कर देना, कुछ एग्जाम्पल दे देना। ये हो गया स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है EDP, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं आर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इन इंडिविजुअल्स। दीज प्रोग्राम्स मोटिवेट पीपल टू स्टार्ट एंड मैनेज देयर ओन बिजनेस सक्सेसफुली। तो जो हमने पहले पढ़ा था वही है, बस थोड़ा सा यहाँ पर और उसको बता दिया कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गया, स्किल्स को डेवलप करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना, टू हेल्प इंडिविजुअल आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, कि लोगों को हेल्प करना कि वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सके, टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट, टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। ये तो होगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। सो ये प्रोग्राम्स ही होते हैं जो मतलब स्किल्स को डेवलप करते हैं लोगों के अंदर कि वो एक बिजनेसमैन बन पाए। फीचर्स ऑफ EDP क्या होते हैं? इसके अंदर ट्रेनिंग गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट करा जाता है, लीडरशिप स्किल्स को बढ़ाया जाता है लोगों की, ताकि वो एक बिज़नेस कर पाए। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है। आप खुद सोचो कि बिज़नेस में नंबर ऑफ़ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बढ़ेंगे, उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बिज़नेस ज़्यादा होंगे, उससे लोगों को नौकरी ज़्यादा मिलेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, नए आइडियाज़ आएंगे, देश की तरक्की होगी। ये इसकी इम्पोर्टेंस हो गई। बस ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है रोल ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर। सो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जो आपको पता है, एक वो वुमेन जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है, बस वो होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो हर जगह कि वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होती है? जो एक बिज़नेस को स्टार्ट करती है, एक वुमेन उसको ऑर्गेनाइज करती है, मैनेज करती है एक बिज़नेस एंटरप्राइज को। रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखो एक चीज़ याद रखना, आप हर जगह ये चीज़ लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर का कहीं आ जाएगा कि रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है। आप हर जगह लिख देना कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इससे इनोवेशन बढ़ती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हो, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो आप लिख ही दोगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है लोगों का, जॉब क्रिएशन होती है, ये सब चीज़ें। तो क्या होता है इसका रोल एंड इम्पोर्टेंस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है कि भाई जो वुमेन होती हैं वो एक दूसरे को देख के उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये वुमेन कर पा रही है, ये औरत कर पा रही है, या ये लड़की कर पा रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। सो ये होता है। इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ती है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि जो रूरल में, जो
गांव और शहर के बीच में जो फ़र्क आ रहा है कि भाई गांव के लोग जो हैं वो थोड़ा इन सब चीज़ों में पीछे रह गए हैं, उन सब चीज़ों को बराबर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या होता है? एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट कम मिलता है, लिमिटेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है। बहुत एरियाज़ में जो वुमेन होती हैं वो 8th भी पढ़ी नहीं होती, कि उन्होंने 8th क्लास भी नहीं करी होती, ना 10th करी होती। बहुत सारे ने बस 12th करी होती, उसके बाद कोई हायर एजुकेशन नहीं करी होती। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। सोशल और कल्चर बैरियर आता है कि भाई हम तो नहीं करने दे सकते, हमारे सिर्फ लड़कियों को तो घर में काम करने के लिए होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फेस करती हैं वुमेन्स, फेस करती हैं। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एक्सपीरियंस, कि भाई जब कोई पहली बार फैमिली में कोई लड़की कुछ सोचती है नया करने का, उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम होता है, एक्सपीरियंस भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसने कभी कुछ करा नहीं, वो पहली बार ट्राई करना चाहती है चीज़ों को। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। बैलेंसिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद बिजनेस, कि भाई ये बहुत दिक्कत होती है कि भाई परिवार भी संभालना है और साथ में बिज़नेस भी संभालना है। ये बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस होती हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा करी जाती हैं। मेजर्स टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर, ये आ सकता है कि भाई प्रॉब्लम तो सबको पता है, क्या मेजर्स हैं आप वो बताओ। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, लोन दे सकते हो आप, कि भाई वुमेन है वो पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रही है, सो उसको थोड़ा कम इंटरेस्ट पे दे दो, ऐसा कर सकते हैं। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हो आप, गवर्नमेंट का सपोर्ट और स्कीम्स के थ्रू आप कर सकते हो। इनकरेज एजुकेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई औरतों को भी कुछ करना चाहिए आगे आके। उससे क्या होता है, इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है ना, जब इंस्टीट्यूशंस एड्स बनाते हैं, सारे वुमेन से रिलेटेड बनाते हैं, ताकि उनको थोड़ा इंकरेजमेंट मिले कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐड होते हैं गांव में कि मैंने अपना खुद का ट्रैक्टर लिया, या फिर मैंने खुद का अपना ये काम स्टार्ट किया, मैंने खुद का पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया। लड़कियां होती हैं वो बोलती हैं, उससे क्या होता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, और दूसरे जो गांव की लड़कियां होती हैं वो भी समझ पाती है कि भाई ये उस गांव में ये लड़की कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए। सो ये होता है अवेयरनेस का हेल्प होता है, जो अवेयरनेस जो इसमें रोल प्ले करती है। आगे करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस नाम से पता चल रहा है छोटा व्यापार, ठीक है, जिसमें कि सारा काम छोटे स्केल पे होता है, कैपिटल भी कम होती है, एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कम होती है। और ये जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ये मैनेज करे जाते हैं, या तो एक अकेला आदमी मैनेज करता है या 3-4 लोग मिलके मैनेज करते हैं स्मॉल बिजनेस को। ठीक है, स्मॉल बिजनेस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि हर गांव में अगर 3-3 4-4 छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, तो उससे क्या होता है, हेल्प मिल जाती है दूसरों को। वहीं क्या होता है, एक बड़ी कोई इंडस्ट्री होती है, कोई इंडस्ट्री नहीं कह सकते आप, कोई बड़ी कंपनी होती है, वो क्या करती है, वो ऐसे लोगों को हायर करती है जो जिनके पास स्किल्स होती है, क्योंकि वो बड़ा काम कर रही है। लेबर का काम अगर वो करवाती है तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग में है, अगर कोई सर्विस में कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी है तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ हायर कराते हैं, क्योंकि वो मशीनरी भी तो करनी है यूज़। अब जैसे गांव के लोग होते हैं उनको मशीनरी बड़ी हैवी यूज़ करनी नहीं आती, वो क्या करते हैं, हाथों से काम करते हैं सारा का सारा। जैसे कि आपने देखा होगा पहले सारा काम हाथों से, ये जो पोल्ट्री वोल्ट्री का होता था, जो आपके मूर्ति बनाने का होता है काम, भी सारा हाथों से करा जाता था। लेकिन अब क्या मशीन आ गई है, 2 मिनट में अपना रॉ मटेरियल डालो, 2 मिनट में मूर्ति बना के बाहर। ठीक है, सो जो बड़ा बिजनेस है वो क्या करेगा, वो मशीन को हायर करेगा, और जो छोटा बिजनेस है वो लोगों को हायर करेगा। ये होता है। छोटे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, प्लांट, मशीनरी, इन सब में क्या होता है, कम चाहिए होता है। और इन इंडिया द गवर्नमेंट डिफाइंस स्मॉल बिजनेस बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, की जो इंडिया के अंदर एक छोटे बिजनेस को एक गवर्नमेंट कैसे डिफाइन करती है कि भाई इसमें खर्चा कितना आया, इन्वेस्टमेंट कितना लगा है, प्लांट मशीनरी कैसी है, या एनुअल टर्नओवर कैसा है, कितनी सेल्स कर रही है वो, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो ये बताती है कि ये छोटा बिजनेस है, एक बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ स्मॉल बिजनेस। फ्रेमवर्क क्या होता है ऑफ स्मॉल बिजनेस, इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट इन विच स्मॉल बिजनेस ऑपरेट, कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे स्ट्रक्चर में जो बिजनेस, एक छोटा बिजनेस ऑपरेट करता है। जैसे कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर ऑपरेट करता है। रूल्स एंड रेगुलेशन सपोर्टिंग स्मॉल इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसे कि छोटे छोटे जो वो होते हैं बिजनेस होते हैं, इनको लोन का क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है बैंक्स के द्वारा और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, जो आपके नॉन NBFCs होती हैं।
नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है एंटरप्रेन्योर्स का, जो छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे अपना व्यापार बढ़ा सकते हो, कैसे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सब दिया जाता है। ये होता है पूरा, इसके अंदर बिज़नेस को ऑपरेट करा जाता है, सब फैसिलिटीज़ दी जाती हैं काम करने के लिए, छोटा बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए। मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाता है। ये होता है फ्रेमवर्क ऑफ स्मॉल बिजनेस। सोशल बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं? आंख बंद करके आप बता दोगे कि भाई छोटे बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, देश की तरक्की होती है, रीजनल डेवलपमेंट में बैलेंस आता है कि भाई गांव के लोग और जो शहर के लोग हैं इसमें ज़्यादा अंतर नहीं बचता कि भाई वो भी कर रहे हैं व्यापार, वो भी कर रहे हैं, वो भी अपना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, वही एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। encouragement of entrepreneurship, better utilization of local resources, improvement in living standard कि भाई जो गांव में लोग रहते हैं वो भी अब एसी यूज़ कर रहे हैं या फिर बड़े हाई अच्छे क्वालिटी के टीवी यूज़ कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटे बिजनेस से। एक गांव के अंदर हो गया, शहर के अंदर हो गया, उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं एक छोटे बिजनेस के। नेक्स्ट है इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया कि क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जाते हैं छोटे बिजनेस को, क्या क्या फ़ायदे दिए जाते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है कि भाई कम ब्याज पे लोन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो बिज़नेस को चला सके। टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं कि भाई आप एक काम करो, आप एक छोटा बिजनेस हो, आप अगले 3 साल तक टैक्स मत देना, उसके बाद दे देना ताकि आपको ग्रो करने का मौका मिल जाए। सब्सिडीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया, मार्केटिंग सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। ये सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं छोटी इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर थ्रू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन इज़ अ स्कीम स्टार्टेड बाय the government of India to provide financial support to small business and entrepreneurs. It was launched in 2015 under the प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो ये आप याद रखना, इसको आप लिख सकते हो, इससे अच्छा इम्पैक्ट ज़्यादा है कि बच्चे को ईयर भी याद है, ठीक है, कब आया था। सो ये लिख सकते हो आप। द एम इज़ टू हेल्प स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज गेट्स ईजी लोन विदाउट हैवी कोलेट्रल कि भाई आपको पूरी छोटा सा लोन लेने के लिए ज़्यादा बड़ी संपत्ति कोलेट्रल नहीं रखनी पड़ेगी, गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। आप एक काम करो, आओ थोड़े से पेपर सबमिट कर दो, आपको लोन मिल जाएगा। सो मुद्रा लोन के अंदर लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है। अब मुद्रा लोन के अंदर टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन ये होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, आगे करते हैं। सो मुद्रा लोन तो आपको समझ में आ गया होगा, एक स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर लॉन्च करी गई है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन कौन से होते हैं? तो होता है शिशु लोन, इसके अंदर लोन दिया जाता है 50,000 रुपये तक का एक नए छोटे स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए। सेकंड होता है किशोर लोन, इसमें 50,000 से 5 लाख तक के बीच में। नेक्स्ट होता है तरुण लोन फॉर 5 लाख टू 10 लाख, वेल इस्टेब्लिश छोटे बिजनेस, इनके लिए होता है। सो आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन कौन से होते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। आप लिख देना 50,000 तक, 50 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख के बीच में, और थोड़ा थोड़ा बढ़ा के लिख देना कि 50 तो एकदम बिल्कुल नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, किशोर थोड़ा सा उसको ग्रो करने के लिए, तीसरा और एक वेल इस्टेब्लिश बिजनेस के लिए ताकि वो और ग्रो कर सके। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मुद्रा लोन के? वही कि प्रमोट करना छोटे बिजनेस को और एंटरप्रेन्योर्स को, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना आसानी से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करना कि भाई क्यों आप दूसरों की नौकरी कर रहे हो, आप खुद व्यापार करो, खुद का काम करो, इससे क्या होगा दूसरों को भी नौकरी मिलेगी। टू सपोर्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुद्रा लोन। नेक्स्ट है स्कीम्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्या क्या स्कीम वो लेके आई है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है स्कीम्स हैं, ये बस एक एक लाइन में मैंने बताई हैं। आपको हो सकता है वहाँ पर ये आ जाए मेक इन इंडिया क्या था, डिजिटल इंडिया क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो कराया दिया है पूरा। सो ये आ सकता है, या आप लिख सकते हो, थोड़ा बहुत खुद से ही पढ़ लेना। स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया,
स्किल इंडिया मिशन हो गया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसको आप खुद से पढ़ लेना थोड़ा और ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई एक आ जाए 15 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप कैसे लिख के आओगे वो आप देख लेना। स्टार्टअप इंडिया, इनकरेज न्यू स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ये एक स्कीम हो गई। स्टैंड अप इंडिया, सपोर्ट वुमेन एंड SC/ST एंटरप्रेन्योर्स विद लोन्स। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो कराई दी आपको। स्किल इंडिया मिशन, इसमें स्किल्स डेवलप करना एम्प्लॉयमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, नाम से ही पता चल रहा होगा। मेक इन इंडिया कि भाई हमारे देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो, हम कहीं बाहर से दूसरे देशों पे डिपेंडेंट ना रहे अपने सामान के लिए। डिजिटल इंडिया की सारी चीज़ें आप डिजिटल करो, ऑनलाइन पेमेंट मेथड यूज़ करो, ऑनलाइन KYCs करो, ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट करो। सो ये थी स्कीम्स, ये आप और अच्छे से कर लेना। हम करते हैं आगे। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। सो ये क्या था? आत्मनिर्भर भारत मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020 बाय नरेंद्र मोदी। द गोल इज़ टू मेक इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड लेस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज़। कि इसका जो मेन वो था ना कि भाई हमें दूसरे देशों के सामान पे डिपेंड ना रहना पड़े। ऐसा ना हो कि हम सारा सामान वहाँ से मंगाए और कभी उस देश के साथ हमारी लड़ाई हो गई या कुछ दिक्कत हो गई तो फिर वो सामान आना बंद हो जाए और हमारे देश में दिक्कत हो। इसीलिए ये प्रोग्राम लाया गया था ताकि हमारे देश के अंदर वो सामान बन सके और उसमें हम दूसरे देशों पे डिपेंड ना रहें। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट लोकल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन, encourage innovation and entrepreneurship, strengthen MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। की फोकस एरिया क्या थे इसके? इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड वर्कफोर्स, डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, ये इसके की फोकस एरिया थे। आई होप आपको समझ में आया होगा आत्मनिर्भर भारत क्या था। इसमें हमें ये था कि हमें अपने ऊपर निर्भर बनना है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना किसी भी सामान के लिए। ये था मतलब जो हमारे देश में बन सकता है उसको क्यों ना बनाए। जो सपोज़ कोई ऐसी चीज़ है जो बाहर से आ रही है, जो बाहर से ही आएगी, वो हमारे देश में नहीं मिलती, तो उसके लिए तो हम कुछ इतना कर नहीं सकते। लेकिन जो चीज़ हमारे देश में बन सकती है, भले ही वो थोड़े महंगे प्राइस में बन रही है, पर उसको हमारे देश में बनाओ, ये होता है। फोर्थ है वोकल फॉर लोकल। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? वोकल फॉर लोकल एक कैंपेन था जिसमें इनकरेज करा गया था पीपल को टू बाय एंड प्रमोट लोकली मेड प्रोडक्ट्स, कि हमारे जो इंडिया में प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उनको प्रमोट करो। उससे क्या होगा? जो लोकल छोटे बिजनेस हैं उनको हेल्प मिलेगी, उनका व्यापार बिजनेस बढ़ेगा, उनको पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा उनका भी, और हमारे देश की तरक्की होगी। क्यों? क्योंकि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स ही खरीदेंगे। किसी बाहर के फैंसी के प्रोडक्ट कुछ 4-5 हज़ार के टैग में ना खरीद के हम उसको अपने लोकल से ही कम प्राइस पे खरीद लेंगे। भले ही क्वालिटी उस हाई लेवल की नहीं होगी, बट कम से कम हम सपोर्ट करेंगे अपने लोकल पीपल को। सपोर्ट इंडियन बिजनेसेस एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, प्रमोट इंडियन ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया। इंपॉर्टेंस क्या है? वही इकोनॉमी को स्ट्रेंथन बनाना, इंडियन इकोनॉमी को, एंटरप्रेन्योर को, स्टार्टअप्स को इनकरेज करना, लोकल बिजनेस को हेल्प करना ग्रो, और उनको कम्प्लीटली ग्लोबली, कि वो ग्लोबली भी जाएं और ग्रो करें। ये होता है वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी। इट मीन्स कन्वर्टिंग अ बिजनेस आइडिया इनटू एन एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट। कि आपके दिमाग में कोई आइडिया आया बिजनेस स्टार्ट करने का, अभी तो वो दिमाग में है, उसको रियल में बिजनेस कैसे बनाना है, उसका जो प्रोजेक्ट होता है उसकी प्लानिंग करना, उसका एनालिसिस करना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया इनटू रियलिटी। इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? पहला होता है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, और लास्ट में प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सो पहले करते हैं हम प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। होता क्या है? इसमें आप क्लासीफाई करते हो कि आप कैसा बिजनेस करोगे। आप मैन्युफैक्चरिंग का करोगे, आप सर्विस का करोगे, आप रिसर्च का करोगे, या आप एक्सपेंशन प्रोजेक्ट करोगे, या मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट करोगे कि कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहे हो, कोई नई मशीनरी ला रहे हो, ये सब।
सो प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन आ गया आपको समझ में कि अगर आपको अपना कोई आइडिया है उसको रियलिटी बनाना है, उसको बनाने के लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि वो जो प्रोजेक्ट है वो किस चीज़ का है। हमारा जो बिज़नेस है, जो हम सोच रहे हैं दिमाग में, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, या वो क्या काम करेगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। अब इसमें हम क्या करते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग a suitable business opportunity. Entrepreneurs identify ideas based on market demand, resource and skills. So project selection में हम क्या करते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल हो। पहले तो हमने ये देख लिया कि भाई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, हमारा जो काम है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, पर मैन्युफैक्चरिंग में क्या, कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी कार की मैन्युफैक्चरिंग, क्या काम, उसमें हम ये देखते हैं कि उसमें प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे देश से सामान मंगाना पड़ेगा, उसमें तो और खर्चा आ जाएगा। मार्केट में डिमांड कैसी है, रिस्क का लेवल कितना है कि भाई कल को बिज़नेस बंद हो गया तो पूरा लॉस हो जाएगा, क्या होगा। सो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं और सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट निकालते हैं। ये होता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। आपने पहले क्या किया, आपने प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन करा कि जो आप करने वाले हो वो क्या करने वाले हो। आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे। उसमें जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो उसमें भी आप सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट निकालोगे कि आपको करना क्या है। फिर होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन मीन्स डेवलपिंग अ डिटेल प्लान फॉर प्रोजेक्ट। जैसे कि इसमें टेक्निकल एनालिसिस होता है, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस होगा, उसमें कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट या कितना प्रॉफिट हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इस बिज़नेस से। मार्केट एनालिसिस करेंगे कि भाई डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, या फिर कौन से टारगेट कस्टमर है। लोकेशन सेलेक्ट करेंगे कि बेस्ट प्लेस फॉर प्रोजेक्ट, कि भाई कहाँ पर हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बेस्ट जगह होगी। या रिसोर्स प्लानिंग की रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, लेबर कहाँ से होगी, या इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ करे जाएंगे। ये होता है प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट टू सी इफ इट फीजेबल एंड प्रॉफिटेबल। सो पहले हमने क्या करा, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करा, उसमें क्या करा, हमने डिटेल प्लान बनाया प्रोजेक्ट का। अब हम इसमें क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ अप्रेजल क्या करेंगे, टेक्निकल अप्रेजल, कि भाई चेकिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस, कि कैसी टेक्नोलॉजी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं कि उसमें एक मशीनरी लगाने में ही सारी कैपिटल चली जाएगी। या प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, ऐसा तो नहीं कुछ खतरनाक सा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें 50 तरीके की मशीन लगेगी, जैसे कि फूड में होता है। फूड का जो होता है ना, आपका कोई ड्रिंक्स का होता है या आपकी कोई स्मूदी टाइप हो गई, सो उसमें काफ़ी प्रोसेस के थ्रू जाता है वो। फाइनेंशियल अप्रेजल की भाई कॉस्ट कितनी आएगी, रेवेन्यू कितना होगा, या क्या प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का जो बिज़नेस होता है इसमें क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि आप प्लांट लगा रहे हो, आप मशीनरी लगा रहे हो, उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है। सर्विस में क्या होता है, एक लैपटॉप रखो, इंटरनेट, और आप एक रूम चाहिए काम करने के लिए, बस हो गया। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें पता करना कि कितना खर्चा है, कितना रेवेन्यू, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है। मार्केट अप्रेजल की मार्केट में पूरा एनालाइज करना, डिमांड, कंपटीशन वो क्या है। फिफ्थ है प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट डेट डिस्क्राइब ऑल डिटेल अबाउट द प्रपोज्ड बिजनेस प्रोजेक्ट, कि हमारा जो बिज़नेस है उसका पूरा एक डिटेल लास्ट में एक प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है, एक रिपोर्ट बना लेना। इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा कि क्या बिज़नेस है, क्या उसका काम है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिज़नेस, कि उस बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। मार्केट एनालिसिस होगा पूरा, मार्केट एनालिसिस की भाई मार्केट में इतनी डिमांड है, इतने कस्टमर है, इतना कंपटीशन है, ये सारी की सारी चीज़ें करी जाएंगी। सो आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ इनटू रियलिटी। सो इन 5 पॉइंट्स के अंदर एक आइडिया को आप रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। पहले प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन होगा, फिर प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन होगा, फिर तीसरे में प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होगा, फोर्थ में प्रोजेक्ट अप्रेजल होगा, और फिफ्थ में रिपोर्ट बनाई जाएगी कि हमारा बिज़नेस क्या है और क्या ये फीजिबल है, क्या ये बिज़नेस प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या लॉस ही कराएगा।
सो लास्ट में एक रिपोर्ट बना के सबमिट करी जाती है, एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि हाँ भाई बिज़नेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, पूरा बिज़नेस प्लान होता है एक तरीके से। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टेप्स इन स्टार्टिंग अ स्मॉल इंडस्ट्री। एक स्मॉल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला आइडिया जनरेशन, आइडिया आता है कि क्या बिज़नेस होगा, क्या हम बिज़नेस करना चाहते हैं। फिर मार्केट रिसर्च की डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, कस्टमर है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कस्टमर ही बहुत कम है, कहीं हमारा बिज़नेस खुलते ही ठप ना हो जाए। प्रोजेक्ट सिलेक्शन होगा, फिर मोस्ट सूटेबल और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करा जाएगा। फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसके बाद फाइनेंस का अरेंजमेंट कि भाई पैसा जो आएगा उसको स्टार्ट करने के लिए लोन, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर जो भी लोन्स मिल रहे हैं, जो भी फैसिलिटी मिल रही है उसको यूज़ करा जाएगा। अब और करते हैं आगे। ये थोड़ा पॉइंट में हो गया, ये 5th नहीं है, ये 6th पॉइंट है, और जो 6th है वो 7th है। सो आगे आगे कर लेना। टोटल 10 पॉइंट से पहले 5 कर लिए, अब ये 5 और कर रहे हैं, ठीक है। सो नंबरिंग की थोड़ी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा मैनेज कर लेना उसको। सो 6th स्टेप क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बिज़नेस, कि हम बिज़नेस को रजिस्टर करेंगे। 7th क्या है, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, हम लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे कि हमें कहाँ पर वो प्लांट लगाना है या कहाँ वो बिज़नेस स्टार्ट करना है। उसके बाद है 8th परचेज ऑफ मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, हम मशीनरी लेके आएंगे, रॉ मटेरियल लेके आएंगे अपनी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। 9th है रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर, लेबर का रिक्रूटमेंट करा जाएगा, हाई स्किल्ड होंगे या फिर जो अनस्किल्ड होंगे, जो भी लेबर चाहिए वो। 10th पॉइंट है स्टार्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, वही फिर काम शुरू हो जाएगा। इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज़ अवेलेबल क्या क्या होती हैं ये आपको मैंने बता दिया है पहले। इंसेंटिव्स क्या होंगे, टैक्स कंसेशंस मिल जाएंगे, लो इंटरेस्ट पे लोन मिल जाएगा, टेक्निकल ट्रेनिंग सपोर्ट मिल जाएगा, मार्केटिंग असिस्टेंस मिल जाएगी छोटी इंडस्ट्री के लिए। सब्सिडीज़ क्या होगी, कैपिटल सब्सिडी, भाई मशीनरी इक्विपमेंट पे आपको सब्सिडी मिल जाएगी, आपको कुछ पैसा रिफंड हो जाएगा। पावर सब्सिडी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट थोड़ी कम बढ़ जाएगी आपको। ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, सो ये सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज़ जो अवेलेबल होती हैं एक छोटे बिजनेस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक छोटा बिज़नेस है तो वो सिर्फ अपने इंडिया में या लोकल एरिया में काम करेगा, कि भाई एक गांव में बिज़नेस चल रहा है तो वो वहीं काम करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं ताकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान सेल कर सकें। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट्स हो गया, फूड प्रोडक्ट्स हो गया। जैसे कि बहुत बार हमारे यहाँ से जो अलग अलग टाइप के मसाले होते हैं वो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सो वो बहुत छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से भी जाते हैं। सो ये होती है एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ग्लोबल मार्केट को रीच कर सकते हो और फॉरेन कस्टमर को आप सामान सेल कर सकते हो अपना, जो क्योंकि फ़ॉरेन जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा कस्टमाइज प्रोडक्ट या फिर जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। जो पुराने ट्रेडिशन के होते हैं, जो इंडिया में आते हैं, जिनको इंडिया का कल्चर पसंद आता है, वो ये सारे प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं, तो जब वो वापस फ़ॉरेन चले जाते हैं वहाँ भी वो मंगाते हैं। सो ये ऐसे कर सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं एक्सपोर्ट करने के, बिज़नेस का प्रॉफिट बढ़ता है, फ़ॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग होती है कि भाई दूसरे कंट्रीज़ का डॉलर जो होता है वो हमारे कंट्री में आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है, एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस इंटरनेशनली, कि एक छोटा बिज़नेस भी इंटरनेशनली जा सकता है, और ग्रोथ मिलती है छोटी इंडस्ट्री को, ठीक है। अब करते हैं आगे, टीथिंग प्रॉब्लम्स इन सेटिंग स्मॉल यूनिट्स। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना और मैं करा रहा हूँ, इसको अच्छे से करना। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, टीथिंग प्रॉब्लम्स आर द इनिशियल डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स व्हेन स्टार्टिंग अ स्मॉल बिजनेस और इंडस्ट्री। स्मॉल यूनिट्स ऑफन फेस प्रॉब्लम्स इन एरियाज लाइक लोकेशन, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, लेबर, प्लानिंग। जनरली आप देखो, सपोज उसने पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आएगी इसको, लोकेशन प्रॉब्लम। सो पहली प्रॉब्लम क्या है, ये पहली पैसे की प्रॉब्लम तो उसकी सॉल्व हो गई। अब कुछ टीथिंग प्रॉब्लम करते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन प्रॉब्लम, कि भाई कहाँ सेट करूँ बिज़नेस। ऐसा हो सकता है कि जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है,
वहाँ के पास में वो कर लेगा, बिजनेस लगा लेगा। अब पता चला कि अब मार्केट दूर हो गया, रॉ मटेरियल तो पास में हो गया, अब जहाँ वो सामान बना के पहुँचाना है वो हो गया 600-700 किलोमीटर। इससे और दिक्कत हो जाएगी। कहीं बीच में सेट करेगा तो वहाँ से पहले सामान आएगा रॉ मटेरियल का, फिर यहाँ से जाएगा, और दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ लोकेशन प्रॉब्लम होती है। दूसरा कॉस्ट ऑफ लैंड, रेंट की, भाई बहुत जगह जहाँ पर बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है वहाँ का रेंट बहुत हाई है, या फिर जो लैंड मिल रही है वो बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस में मिल रही है। सो ये होगी फर्स्ट प्रॉब्लम, लोकेशन प्रॉब्लम। सेकंड है टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी। भाई हो सकता है कि एक छोटा बिजनेस है वो स्टार्ट कर रहा है बंदा, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई लड़की स्टार्ट कर रही है, ऐसा हो सकता है कि उसके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न मशीनरी ना हो, और वो अगर हो भी, वो मिल भी रही हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा हो। ऐसा हो सकता है कि उसे मतलब आप ये सोचो कि 2 मशीनरी मंगाने में उसका आधा पैसा चला जाएगा। सो बाकी वो प्रॉब्लम वो कहाँ से करेगी। सो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम भी आ जाती है। लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज अमंग एंटरप्रेन्योर्स की, भाई उनको मशीनरी के बारे में बहुत कम नॉलेज होती है जो वो यूज़ कर रहे हैं। आप ये देखो कि बहुत एडवांस मशीनरी यूज़ होती है, बहुत सारे बिजनेसमैन को पता भी नहीं होता कि मशीनरी काम क्या करती है। ये तो पता है कि भाई क्या क्या वो कर रही है, ये भी नहीं पता होता नाम क्या है इसका, कैसे यूज़ करी जाती है। खैर वो उससे करेगा भी क्या जान के, पर फिर भी उसे कुछ नॉलेज नहीं रहती। एक छोटा जो स्मॉल इंडस्ट्री का भी होता है उसे भी इतनी नॉलेज नहीं होती चीज़ों की। डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की, एक नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, और हाई कॉस्ट आती है एडवांस टेक्नोलॉजी में, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सो 2 प्रॉब्लम हो गई याद से, लोकेशन प्रॉब्लम पहली, दूसरी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम। थर्ड है मार्केटिंग प्रॉब्लम्स। सो उसने बिज़नेस तो सेटअप कर लिया, अब उसको सेल करने में दिक्कत आती है। भाई उसने सामान बनाना भी शुरू कर दिया, अब उसको उससे बेचने में दिक्कत हो रही है कि भाई इन्वेंट्री में सामान रखा हुआ है, कुछ बिक ही नहीं रहा, उसे मार्केटिंग करनी नहीं आ रही, उसे प्रमोशन करना नहीं आ रहा, उसे सामान बेचना ही नहीं आ रहा। सो ये होगी मार्केटिंग प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन भी है बड़ी बड़ी कंपनीज से, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत हो जाती है। लैक ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग स्किल्स, बहुत बार एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा पैसा जाता है, इसलिए वो बंदा एडवर्टाइजिंग भी नहीं करवाता। वो सोचता है कि मैं घर घर जाके सामान बेच लूँ, वो भी नहीं बिक पाता, सो उससे बिजनेस बंद हो जाता है। सो थर्ड प्रॉब्लम क्या होगी, मार्केटिंग। पहली लोकेशन, दूसरी टेक्नोलॉजी, तीसरी मार्केटिंग, चौथी लेबर प्रॉब्लम्स। इसमें बहुत शॉर्टेज होती है स्किल्ड लेबर की, और जो ट्रेन वर्कर्स होते हैं पहले उनको बुलाते हैं, पहले उनको ट्रेन करते हैं, 4-5 महीने उनकी ट्रेनिंग चलती है, क्योंकि हैवी मशीनरी है, हो सकता है वो कुछ गलत कर दें, मशीनरी ख़राब कर दें, और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाए। सो इससे बढ़िया उनको ट्रेन करने में खर्चा जाता है, उनकी स्किल को बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है। हाई लेबर टर्नओवर चला जाता है छोटी बिजनेस में, मतलब लेबर पे बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी। सो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, उससे क्या होता है और डिफ़िकल्टी हो जाती है, लेबर डिस्प्यूट हो जाते हैं लो प्रोडक्टिविटी के ऊपर। फिफ्थ है प्लानिंग प्रॉब्लम्स, कि प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग नहीं होती, मार्केट रिसर्च अच्छे से करके नहीं आते। वो सोचते हैं कि भाई कपड़े का व्यापार करते हैं, कपड़ा है बिक तो जाएगा ही, लोग तो ख़रीदने वाले बैठेंगे हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है, एटलीस्ट भले ही वो बिके ना, और आपके पास प्लान तो होना चाहिए ना कि मैं ये ट्राई करूँगा, ये सारी चीज़ें देखूँगा, इन मेथड को यूज़ करूँगा बेचने के लिए, या ये डिस्काउंट दूंगा, ऐसे करूँगा। सो ये प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं होती। सो फिफ्थ क्या है, प्लानिंग प्रॉब्लम्स, कि जो भी करता है वो उसके पास प्लानिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, प्लान करना नहीं आता। लैक ऑफ मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, वही कि कभी कुछ करा नहीं ऐसा मैनेजमेंट, या कोई बिजनेस मैनेज नहीं करा, तो और दिक्कत हो जाती है। ये आपका पूरा सिलेबस है, और ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए हैं। बस जो ये येलो से मार्क है ये नहीं कराया है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कराया ही है, बट बहुत हल्के हल्के में कराया है, इसको आप डिटेल में अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। बाकी आप कर सकते हो, और अच्छे से मैंने बता दी हैं बाकी सारी चीज़ें, बाकी सब कवर ही है ऑलमोस्ट, मतलब सब कुछ कवर ही है, भले ही थोड़ा बेसिक में बताया, बट सब समझ में आ गया आपको पॉइंट्स में। अब करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। सो पहला क्वेश्चन है वोकल फॉर लोकल, ये तो आपको
पता ही होगा। एक्सप्लेन द वोकल फॉर लोकल विद एग्जाम्पल। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ये भी पता ही है आपको, जो बिजनेस चलाता है, बिजनेस को संभालता है। डिफाइन प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये भी अब आपको पता है। व्हाट इज़ ERP, ये मैं आगे करा दूंगा अभी आपको, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मार्केटिंग इन ग्रोथ ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। भाई मार्केटिंग का तो सारा रोल है, मार्केटिंग वो बंदा अच्छे से करेगा तभी तो उसका प्रोडक्ट सेल होगा, अच्छे से प्रमोशन करना आएगा, सब कुछ करना आएगा। सो ये होता है, मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके प्रॉफिट के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसकी कंपनी के बारे में सबको पता हो इसके लिए। फिर है डिफाइन स्मॉल बिजनेस, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम लार्ज स्केल। सो ये आप कर सकते हो कि एक स्मॉल बिजनेस क्या होता है जिसमें कैपिटल कम रिक्वायर्ड होती है, या कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं दिए होते हैं कि भाई 5 करोड़ से छोटा बिजनेस है तो उसको स्मॉल स्केल कह देंगे। आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो कि स्मॉल स्केल किसको कहा जाता है, ये देख सकते हो आप। ये थोड़े पॉइंट लिख सकते हो कि भाई जिसकी सेल्स 5 करोड़ से कम है, ऐसे एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट जिनकी कुछ नंबर्स दिए जाते हैं कि 5 करोड़ से सेल्स कम है, या फिर 60 लाख का प्रॉफिट है, या फिर 1 करोड़ से प्रॉफिट कम है तो उसको स्मॉल स्केल कह देंगे, ऐसे। सेवन्थ है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग इन एंटरप्रेन्योरशिप विद एग्जांपल, ये आप कर सकते हो। व्हाट आर द मेजर टीथिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस, ये भी मैंने आपको करा दिया है। आप एग्जांपल भी लिख सकते हो अपनी तरफ से कि भाई लैंड का प्रॉब्लम हो जाता है बहुत बार, लोकेशन लैंड बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, कोई एग्जांपल दे दो आप अपनी तरफ से। सो अब करते हैं आगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन। आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 9, 11 और 13 इसके सॉल्यूशन कराऊंगा। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। या आप लिख सकते हो, पर मैं इसको कराता हूँ आगे कि भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कल्चर सपोर्ट नहीं होता, एजुकेशन लेवल कम होता है, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी कम डेवलप होती है, ये सब। What is meant by women entrepreneur? Discuss the function performed by women entrepreneur. What problems are faced by women entrepreneur as being women? ये भी आप लिख सकते हो। Define business planning and prepare a proposed business plan on behalf of small entrepreneur। कि एक बिजनेस बनाना है आपको, आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो और अब आपको एक बिजनेस बनाना है। सो वो क्या बनाएंगे हम आगे करते हैं इसके बारे में बात। डिफाइंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप कर ही दोगे। डिस्कस इट सिग्निफिकेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, प्रोडक्ट बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, रीजनल आपकी जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं रूरल और अर्बन एरियाज़ में वो ख़त्म होती हैं, बैलेंस बनता है रीजनल और रूरल एरिया में। हाउ सक्सेसफुल हैज़ द वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव बीन इन प्रमोटिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स इन इंडिया, डिस्कस इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सो आगे करते हैं अब इसके सॉल्यूशन। सो फोर्थ क्वेश्चन है IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो क्या था, व्हाट इज़ IPR। सो इसीलिए आपको फुल फॉर्म भी थोड़ा पता होना चाहिए, अगर आपको पता हो फुल फॉर्म तो बहुत हेल्प हो जाती है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आर लीगल राइट्स गिवन टू अ पर्सन फॉर देयर क्रिएटिव आइडिया, कि आपने कोई इन्वेंशन करा, कोई आपने डिज़ाइन बनाया या फिर कोई नया काम करा कुछ अलग सा, सो उसमें क्या होता है आपको IPR मिल जाता है। उससे क्या होता है कि कोई और उसको कॉपी नहीं करेगा। अब पता चला कि आपने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, वो किसी और बड़ी कंपनी ने कॉपी करके अपने नाम पे सेल करना शुरू कर दी और खूब पैसे कमा रही है, आपको कुछ मिल नहीं रहा। इसीलिए जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाता है सो वो ये सब करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, टू गिव लीगल ओनरशिप टू द क्रिएटर, कि भाई जिसने बनाया है उसको ओनरशिप मिल जाए कि भाई इसको बनाने वाला ये इंसान है, ना कि दूसरा जिसने कॉपी करा है। टू इनकरेज रिसर्च एंड न्यू इन्वेंशन, इससे क्या होता है, जब लोगों को ये पता चलता है ना कि भाई मैंने कुछ नया इन्वेंशन करा तो सरकार मुझे ये देगी और मुझे रिवॉर्ड देगी और मुझे बताया जाएगा कि ये मेरा इन्वेंशन है, कोई भी उसको कॉपी नहीं कर पाएगा, तो बंदा और मोटिवेट हो जाता है। टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड यूज़ और कॉपिंग, वही कि भाई कोई अनऑथोराइज्ड यूज़ कर ले या फिर कॉपिंग कर ले उस प्रोडक्ट की, ये कॉपी करके मार्केट में सेल कर दे। टाइप्स ऑफ IPR क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं, पेटेंट दिए जाते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये आपको पता ही होगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या फिर जोग्राफिकल इंडिकेशन GI,
प्रोटेक्शन फॉर प्रोडक्ट रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्लेसेस। सो ये हो गया आपका IPR, इसको और अच्छे से पढ़ लेना, वैसे ईजी है। आगे करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, रीज़न फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। लैक ऑफ कैपिटल, वही फाइनेंस की दिक्कत, फाइनेंस पैसे की दिक्कत। लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की ट्रेनिंग की दिक्कत कि उनको नहीं पता कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, कैसे चलाना है। सोशल एंड कल्चर फैक्टर होते हैं। सोसाइटी ट्रेडिशनली प्रेफर्ड सिक्योर गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब कि भाई जॉब कर लो, क्यों बिज़नेस में पैसा डाल के रिस्क लेना, क्यों बिज़नेस में घाटा करवा के अपना नुकसान करवाना, लोन भरते रहोगे फिर, ये सारी चीज़ें। फियर ऑफ फेलियर भी हो जाता है कि भाई कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, भाई गांव के जो इलाके होते हैं बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ आज भी बिजली नहीं मिलती, तो वहाँ कोई अगर बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करेगा, उसके लिए तो ये सब चीज़ें चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एक दिक्कत होती है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स लाइसेंस बनाए दिए जाते हैं, प्रोसीजर बहुत ज़्यादा दिक्कत भरे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एक छोटे इंसान को, जो छोटा व्यापारी है उसके लिए। क्योंकि एक बड़ी बिज़नेस कंपनी है, उसके पास तो खुद के लॉयर भी हैं, CA हैं, सारे लोग बैठे हैं, 1 मिनट में काम करवा देते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन एक जो स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है उसके पास नहीं है, उसके पास बस जाके वो कोर्ट में इन सब जगह के वहाँ पर बात कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता कि एक फ़ोन पे काम करवा दिया। 6th है लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। वो इनोवेशन कम होती है, लोग क्या करते हैं जनरली प्रोडक्ट को कॉपी करना पसंद करते हैं, जबकि और रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी होती है वो भी अवॉइड करते हैं कि भाई क्यों लेना बेमतलब में फालतू का रिस्क, फेल तो हो ही जाऊंगा मैं तो छोड़ो, इसीलिए वो स्टेबल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं। यही कुछ सारे रीज़न है जिसकी वजह से स्लो डेवलपमेंट हो रहा है एंटरप्रेन्योर्स का इंडिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, और हमें एक बिजनेस प्लान बनाना था। सो पहले बिजनेस प्लानिंग होती क्या है, इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग बिजनेस गोल्स एंड मेकिंग प्लान्स टू अचीव देम। अ बिजनेस प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजीज, रिसोर्सेज एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब हम एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। सो हमारा बिजनेस प्लान है एक स्मॉल जिम, एक छोटा जिम। ठीक है, बिजनेस नेम क्या हो गया, फिट लाइफ जिम, ये बिजनेस का नाम हो गया। नेचर कैसा है, फिटनेस का और जिम सर्विसेज का बिजनेस है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस का, प्रमोट करना हेल्थ एंड अर्न प्रॉफिट, कि हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। लोकेशन क्या होगी, रेजिडेंटल और मार्केट एरिया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब सोसाइटी टाइप का है। टारगेट कस्टमर क्या है, यंग जनरेशन होगी, यूथ हो गया, या कोई फिटनेस लवर्स जो होते हैं, या फिर जो लोग फिटनेस में आना चाहते हैं, जो फिट रहना चाहते हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड में क्या चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, रेंट चाहिए, रेंट का खर्चा आएगा, ट्रेनी की सैलरी होगी। मार्केटिंग हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन सब पे मार्केटिंग कर सकते हैं। ये एक बिजनेस प्लान हो गया। अब इस बिजनेस प्लान की इम्पोर्टेंस क्या होती है, बिजनेस प्लान जो होता है वो क्लियर गोल्स बताता है, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में असिस्ट करता है, हमें पता चल जाता है क्या खर्चा आएगा, कितना, अगर हम एक अच्छे से बिजनेस प्लान बना रहे थे तो हमें पता चल जाता है कितना खर्चा आएगा, क्या दिक्कतें होगी, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। हेल्प इन गेटिंग लोन्स और इन्वेस्टर्स, जब आप एक बिज़नेस प्लान बना लेते हो ना प्रॉपर, तो जब आप उसको दिखाते हो कि भाई ये मेरा बिज़नेस प्लान है, तो इन्वेस्टर भी खुश हो जाता है, कहता है चल ठीक है मुझे सही लग रहा है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ कुछ पैसा, या लोन मिल जाता है आपको आराम से। सो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है वो बिज़नेस प्लानिंग। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव इन इंडिया। मीनिंग क्या है ये आपको पता ही है, हम करते हैं आगे। सक्सेस इन प्रमोटिंग इंडिजीनियस प्रोडक्ट, increase awareness about Indian products and brands, growth MSMEs and small business, encouraged people to prefer local goods over foreign goods। इसकी ये सक्सेस रही प्रमोट करने से हमारे इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो हमारे इंडियन के प्रोडक्ट्स थे। बूस्टेड हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, इन सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली वोकल फॉर लोकल से। प्रमोटेड इंडियन स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स। सोशल इम्पैक्ट क्या गया वोकल फॉर लोकल का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई, एम्पावरमेंट हुई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स की, प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड इन रूरल एरियाज़।
फोर्थ इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही आपका ग्रोथ ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, इनकम बढ़ी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की, एमएसएमईज़ की हाँ। रिडक्शन इन इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स की बाहर के देश से जो सामान है वो उसका आना हमारे इंडिया में कम हो गया क्योंकि हमने खुद के प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। स्ट्रेंथन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रेंथन मिली। इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, ये है आपका पूरा वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताना कुछ भी डाउट हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।